थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2024 की हॉवरिंग ब्लेड। ये कहानी है एक ऐसे अनलकी बाप की जिसकी 15 साल की बेटी को कुछ लड़के करके मार देते हैं और ये जानते हुए कि उन लड़कों को 18 साल से कम होने की वजह से कोई सीरियस सजा नहीं होगी, वो आदमी कानून की परवाह करे बिना उनका शिकार करने लगता है और पुलिस और सारा सिस्टम उस बाप को ही रोकने में लग जाता है। और ये मूवी एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज के वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2009 में चाइना के शंघाई शहर से, जहां हम एक 15 साल की स्कूल स्टूडेंट जिया को देखते हैं जो अपने फादर ली के साथ रहती है। ली का अपनी बेटी के सिवा और कोई नहीं है और अपनी वाइफ की डेथ के बाद उसने जिया को अकेले पाला होता है। साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद ली जिया को अपनी कार से स्कूल ड्रॉप करने लगता है और जिया उसे कुछ पपीज की फोटोज दिखाती है और कहती है कि उसे भी एक डॉग चाहिए। पर ली कहता है कि हम दोनों ही शाम से पहले घर नहीं आते और डॉग को पूरा दिन घर में अकेला छोड़ना सही नहीं है क्योंकि वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर जिया कहती है कि वो उसका ध्यान रखेगी और ली कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा और वो जिया को उसके स्कूल के बाहर ड्रॉप करता है और उसे आखिरी बार जिंदा देखता है। अपना स्कूल खत्म होने के बाद जिया अपने क्लासमेट्स के साथ मार्केट चली जाती है और वो लोग गेम्स खेलते हैं। शाम होने लगती है और हम ली को एक कंस्ट्रक्शन साइट पे देखते हैं जो एक सिविल इंजीनियर होता है और वो बदलते मौसम को देखते हुए जिया को टेक्स्ट करता है और कहता है कि तेज बारिश होने वाली है और शायद वो टाइम पे उसे पिक करने नहीं आ पाएगा। इसलिए जिया मेट्रो लेके अपने घर जाने लगती है। अपने फ्रेंड्स को बाय बोल के जिया अपने स्टॉप पे उतर जाती है, पर अब तक तेज बारिश शुरू हो जाती है और वो खुद को अम्ब्रेला से कवर करके अपने घर की डायरेक्शन में वॉक करने लगती है और अपने फादर को टेक्स्ट करती है कि थोड़ी देर में वो घर पहुंच जाएगी। पर तभी वो ये रियलाइज करती है कि एक वैन काफी देर से उसे फॉलो कर रही है। 1 घंटे बाद जब ली अपने घर आता है तब वो देखता है कि जिया अब तक घर वापस नहीं आई है और वो उसे कॉल भी करता है पर उसका फोन ऑफ होता है। वो जिया के सभी क्लासमेट्स को कॉल करने लगता है पर वो सब कहते हैं कि वो काफी देर पहले अपने घर के पास वाले स्टेशन पे उतर गई थी। ली अपनी कार लेके मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने लगता है और सारे रास्ते वो जिया को ढूंढता रहता है पर उससे वो नहीं मिलती और सारी रात ढूंढने के बाद वो जिया के मिसिंग होने की रिपोर्ट पुलिस के पास लिखवाता है। 2 दिनों के बाद कुछ लोगों को एक डेड बॉडी रिवर में तैरती हुई दिखाई देती है और वो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। ढेरों पुलिस वाले और फॉरेंसिक की टीमें उस नदी के किनारे आती हैं और उन्हें स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा पुलिस ऑफिसर एजेंट जून श्योर होता है कि ये एक्चुअल क्राइम सीन नहीं है और ये बॉडी कहीं दूर से नदी में फेंकी गई है और वो इसकी पहचान के लिए मिसिंग लोगों की कंप्लेंट्स भी चेक करवाता है और उन्हें जिया की फोटो और नाम मिल जाता है और पुलिस ली को उसकी पहचान के लिए बुलाती है। ली श्योर होता है कि उसकी बेटी नहीं हो सकती, पर जिया को मरा हुआ देख के ली टूट जाता है और चिल्ला चिल्ला के वहां रोने लगता है और रोते हुए उसे अपनी गोद में भी उठा लेता है और पुलिस वाले उसे ऐसा करने से रोकते हैं। थोड़ी देर बाद एजेंट जुन ली से पूछता है कि क्या जिया का कोई बॉयफ्रेंड था या कोई ऐसा जो उसे तंग करता हो, पर वो कहता है कि जिया की लाइफ में ऐसा कोई नहीं था और वो बस हमेशा अपनी पढ़ाई पे फोकस करती थी। पोस्टमार्टम के बाद जिया की ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है और ये क्लियर होता है कि उसके साथ गलत हुआ है और उसके ऊपर से 2 लोगों के डीएनए मिलते हैं और उसकी बॉडी पर इंजेक्शन के मार्क्स भी होते हैं जिससे उसे ड्रग्स दिए गए थे। जिया की बॉडी देखने के बाद से ली अपने घर जाना बंद कर देता है और पुलिस स्टेशन के बाहर ही रहने लगता है इस उम्मीद में कि पुलिस उसके किलर्स को पकड़ के लाएगी। 3 दिनों तक ली स्टेशन के बाहर ही बैठा रहता है और एजेंट जून का जूनियर उससे कहता है कि ऐसे तो उस लड़की का फादर पागल हो जाएगा और क्यों ना आप एक बार उससे बात करें। एजेंट जून ली के पास जाता है और उसे एक सिगरेट ऑफर करता है, पर ली रोने लगता है और खुद को दोषी मानता है क्योंकि अगर वो उस रात टाइम से जिया को पिक कर लेता तो शायद आज वो जिंदा होती। जून कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और वो ली से प्रॉमिस करता है कि वो और उसकी टीम वाले जिया के किलर्स को ढूंढने में अपनी जान लगा देंगे। अगले दिन जून अपने साथी के साथ वापस उस नदी के पास जाता है और उसे वो जगह मिल जाती है जहां से किलर्स ने जिया की बॉडी को नदी में फेंका होगा और वहीं उसे कुछ टायर्स के निशान भी मिलते हैं जो किसी वैन के लग रहे होते हैं। जिया के फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वो उस रात बारिश में अपने घर के पास वाले स्टेशन पे उतर गई थी और वहां की स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पुलिस को एक वाइट वैन दिख जाती है जो जिया के पास चलते दिख रही होती है। थोड़े और कैमरा एंगल्स चेक करने के बाद उन्हें उस वैन का नंबर प्लेट और ड्राइवर दिख जाता है जिसका नाम लियो होता है।
नेक्स्ट सीन में हम उसी 15 साल के लड़के लियो को देखते हैं जो अपने फादर की वाइट वैन को धो रहा होता है और पुलिस वहां आके उसके फादर से पूछताछ करने लगती है क्योंकि ये वैन उसी के नाम पर रजिस्टर्ड होती है। पुलिस को देखते ही लियो के पसीने छूटने लगते हैं और तभी उसे एक सीट के नीचे से जिया का फोन मिलता है और वो उसे छुपा के अपने घर के अंदर भाग जाता है। उस फोन को देखते ही लियो को कुछ रात पहले का वो इंसिडेंट याद आता है जब वो बारिश में अपने फादर की वो वैन ड्राइव कर रहा था और उसके दो दोस्त वैंग और जाई यू उसके साथ थे। ड्रग्स के नशे में ये तीनों मेट्रो स्टेशन के पास खड़े होते हैं जब वैंग और यू की नजर अकेली जिया पे पड़ती है और वो लियो को उसे फॉलो करने के लिए बोलते हैं। एक सुनसान जगह पे ये जिया को रोकते हैं और जबरदस्ती उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा के लियो की वैन में डाल लेते हैं। लियो को ये सब बिल्कुल सही नहीं लगता पर ये दोनों क्रिमिनल मेंटालिटी के होते हैं और वो इनसे डरता है, इसलिए वो अपना मुंह बंद रखता है और ये जिया को बेहोशी की हालत में लेके वैंग के घर आते हैं। ये जिया को बेड पे फेंकते हैं और उसकी यूनिफॉर्म उतारने लगते हैं जब उसे होश आ जाता है और वो चिल्लाने लगती है। लियो ये सब देख के शॉक में होता है और तभी उसके फादर का फोन आता है और वो उसे वैन के साथ अभी घर वापस बुलाता है और लियो वहां से जाने लगता है। यू लियो से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो भी उस लड़की के साथ मजे कर सकता है पर लियो बेहद नर्वस होता है और वो कहता है कि उसे जल्दी घर पहुंचना है वरना उसका फादर उसे बेहद मारेगा। जाने से पहले यू उसे वार्न करता है कि आज रात के बारे में वो किसी से बात ना करे और लियो फौरन वहां से अपने घर भाग जाता है और वैंग और यू जिया को ड्रग्स देके उसके साथ गलत करते हैं और कुछ घंटों के बाद उसे मार डालते हैं। उधर ली की मेंटल कंडीशन और खराब होने लगती है और वो मेट्रो और शहर में उन रास्तों पे घूमने लगता है जहां से उसकी बेटी स्कूल जाया करती थी और उसे जिया के साथ बिताए हुए टाइम के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। लियो जो ऑलरेडी अपने दोस्तों को वैन में बिठाने के लिए गिल्टी फील कर रहा होता है न्यूज में देखता है कि पुलिस को उस लड़की की डेड बॉडी मिली है और अब वो उसके किलर्स को ढूंढ रही है। वो पैनिक करने लगता है और वैंग और यू के पास जाता है और कहता है कि तुमने उस लड़की को मार क्यों डाला। यू उससे कहता है कि अगर हम उस लड़की को वो सब करने के बाद जिंदा छोड़ देते तो इस वक्त तू भी हमारे साथ जेल में बैठा होता क्योंकि तू ही उस रात हमारे लिए ड्राइव कर रहा था। वो उसे धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि तू बस अपना मुंह बंद रखियो और अगर पुलिस दोबारा तेरे पास आए तो बस ये कहियो कि तू उस रात अकेले ही ड्राइव कर रहा था। लियो समझ जाता है कि इन दोनों में बिल्कुल ह्यूमैनिटी नहीं है और ये दोनों फिर से किसी लड़की के साथ ऐसा जरूर करेंगे, इसलिए वो एक नदी के पास जाके अपनी वैन से मिला जिया का फोन ऑन करता है और उसके फोन से ली को एक टेक्स्ट मैसेज भेजता है जिसमें लिखा होता है कि किलर्स के नाम जाई यू और वैंग है और वो वैंग के उस फ्लैट का एड्रेस भी बता देता है जहां उन्होंने जिया को मारा था और वो मैसेज भेजने के बाद वो उस फोन को नदी में फेंक देता है। वो मैसेज पढ़ के ली शॉक होता है और वो बिना पुलिस को बताए अपने सवालों के जवाब लेने वैंग के उस एड्रेस पे चला जाता है। वो घर लॉक होता है पर ली को ऊपर रखी स्पेयर की मिल जाती है और वो दरवाजा खोल के अंदर आ जाता है। पूरे घर में शराब की बदबू होती है और उसे वहां जिया का स्कूल बैग और बुक्स भी मिल जाती हैं जो देख के वो फौरन एजेंट जून को कॉल करने का सोचता है पर तभी वहां फोन पे बात करते हुए वैंग आ जाता है और ली जल्दी से छुप जाता है। जिया के स्कूल बैग को देख के ली बेहद इमोशनल हो जाता है पर तभी खाना खाते हुए अपने एंटरटेनमेंट के लिए वैंग अपने कंप्यूटर पे उस रात की वीडियो प्ले करता है जिसमें वो और यू जिया के साथ कुछ बेहद गलत कर रहे होते हैं और अपनी बेटी को स्क्रीन पे हेल्प के लिए चिल्लाते हुए सुन के ली रोते हुए बाहर आ जाता है। ली को अपने घर में देख के वैंग शॉक हो जाता है और उसे मारने के लिए एक बेसबॉल बैट उठाता है पर अब तक ली वो वीडियो देख चुका होता है और उसे पता होता है कि वैंग और उसके साथी ने जिया के साथ क्या किया था और वो उसी बेसबॉल बैट से वैंग को बुरी तरह पीटने लगता है और उसे तब तक सर पे मारता है जब तक वो सांस लेना बंद नहीं कर देता। थोड़ी देर के बाद उसे ये रियलाइज होता है कि उसने एक मर्डर कर दिया है और वो फौरन वैंग के कंप्यूटर से वो सारे वीडियोस कॉपी करता है और वॉल पे लगी उसकी और जाई यू की एक फोटो निकाल लेता है क्योंकि उस वीडियो में वैंग के साथ यू भी था और अब उसे इसी यू को ढूंढना है ताकि उसे भी मार सके। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां आती है और उन्हें वैंग की डेड बॉडी मिलती है और उन्हें उसके कंप्यूटर पे जिया समेत 2 और लड़कियों की वीडियोस भी मिलती हैं जिससे पुलिस को समझ आता है कि वैंग एक सीरियल अब्यूजर है। बेसबॉल बैट पे और वैंग के घर में कई जगह पुलिस को ली के कुछ फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं और एजेंट जून समझ जाता है कि अपनी बेटी का बदला लेने के लिए ली ने यह मर्डर किया है और वो जरूर उस दूसरे लड़के के पीछे भी जाएगा पर उन्हें ये समझ नहीं आता
कि ली पुलिस से पहले वैंग के घर तक कैसे पहुंच गया। वो ली को वांटेड घोषित कर देते हैं और उसे हर जगह ढूंढने लगता है, पर ली अपना फोन ऑफ करके शहर से बाहर चला जाता है क्योंकि उसने वैंग को मारने के बाद उसके पास से उसका फोन उठा लिया था और वो वैंग बन के यू को टेक्स्ट करता है कि उसके पास एक चोरी की बाइक है जिसे वो बेचना चाहता है और यू उसे शहर से बाहर अपने भाई के गैराज में मिलने के लिए बुलाता है और ली एक बस में बैठ के वहां जाने लगता है। शहर से बाहर आके ली एक होम स्टे में रहने लगता है जिस घर की ओनर शिन नाम की एक लेडी होती है। वहां ली वैंग के घर से मिला वो डेटा प्ले करता है और उसे नजर आता है कि यू और वैंग 12 साल की उम्र से क्राइम्स कर रहे हैं और उन्होंने मल्टीपल बच्चों को बुली किया है और जिया की तरह कुछ और लड़कियों को भी अब्यूज करके उनकी वीडियोस बनाई हैं। ये सभी वीडियोस पुलिस के पास भी होती हैं और उधर शहर में एजेंट जून की टीम यू को हर जगह ढूंढने लगती है क्योंकि अगर ली ने उसे पहले ढूंढ निकाला तो वो उसे जरूर मार डालेगा। जून का जूनियर उससे पूछता है कि क्या हम इस यू नाम के लड़के को ड्रग्स और जिया के मर्डर में अरेस्ट करके जेल नहीं भेज सकते, जिस पे जून कहता है कि यू 17 साल का है और अनफॉर्चुनेटली हमारे लॉज के अकॉर्डिंग इतना सब करने के बाद भी उसे 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं होगी। उधर ली यू के बताए हुए उसी गराज में आता है पर वहाँ यू की जगह उसका एक कजन होता है और ली उनसे उसकी लोकेशन मांगता है पर वो और उसका एक मैकेनिक ली को लूटने का सोचते हैं और उनकी लड़ाई हो जाती है। ली उन दोनों से फाइट करता है और एक आदमी से उसकी शॉटगन छीन के उसी को घायल कर देता है और गोली खाने के डर से वो दूसरा आदमी ली को बता देता है कि यू जंगल के पास बने एक पुराने घर में है। अब तक न्यूज में ली का वांटेड चेहरा आने लगता है और ये न्यूज वो शिन नाम की लेडी भी देखती है जिसने अपने घर में ली को रहने के लिए जगह दी है। शिन ली के रूम में जाती है जहां उसके लैपटॉप पे उसका और उसकी बेटी का वॉलपेपर लगा होता है, जिसके बाद वो जिया की वो हॉरिफाइंग वीडियो देखती है और समझ जाती है कि ली जिया का फादर है। ली के वहां आने पर वो इसकी पुलिस में रिपोर्ट नहीं करती पर वो कहती है कि तुम इन लड़कों को मारने के बजाय पुलिस को क्यों नहीं दे देते, और ली कहता है कि अपनी कम एज की वजह से वो बच निकलेंगे और दोबारा ऐसा ही करेंगे, इसलिए मुझे उन्हें मार के ही इंसाफ मिलेगा। एजेंट जून और उसकी टीम को वीडियो से पता चलता है कि यू इस वक्त एक जंगल के पास बने घर में है और एक और माइनर लड़की के साथ है और ये सभी उसे अरेस्ट करने वहां पहुंच जाते हैं, पर यू इस वक्त वहां नहीं होता पर इन्हें वो लड़की मिल जाती है जिसकी वीडियोस बना के यू उसे ब्लैकमेल कर रहा है। शिन की हेल्प से ली भी शॉटगन के साथ उस घर तक पहुंच जाता है और वो भी पुलिस की तरह यू के आने का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद यू वहां आता है और पुलिस को सेंस करके वो बाहर ही रुक जाता है और बाइक मोड़ के वापस जाने लगता है, पर ली उस पे शॉटगन से फायर करता है और वो बाइक से नीचे गिर जाता है और जंगल की तरफ भागने लगता है। ली भी उसके पीछे भागता है और गोली की आवाज सुन के एजेंट जुन भी बाहर आ जाता है और ली का पीछा करने लगता है। काफी देर तक भागने के बाद यू एक पत्थर के पीछे छिप जाता है और ली उसे मिस कर देता है, पर जून अभी भी ली के पीछे होता है और वो उसे वो शॉटगन फेंक देने के लिए बोलता है और कहता है कि यू को कानून ही सजा देगा, इसीलिए तू अब और वायलेंस मत कर। ली एक बंद पड़े वाटर पार्क में छिप जाता है और जून उसे बाहर आने के लिए बोलता है, पर ली सीढ़ियों से भागने लगता है और जून उसे रोकने के लिए हवा में फायर करता है। इसके बाद भी ली नहीं रुकता और रोते हुए जून से कहता है कि प्लीज मुझे शूट कर दे, क्योंकि मरने के बाद ही मैं अपनी बेटी से मिल पाऊंगा, और उसकी हालत देख के जून उसे शूट नहीं कर पाता और ली रोते हुए वहां से चला जाता है। पुलिस और ली से बचते हुए रात को यू हेल्प के लिए लियो को कॉल करता है और कहता है कि उसके पीछे पुलिस पड़ी है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं, इसलिए वो कल उसे कुछ पैसे लेके बस स्टेशन के पास मिलने के लिए बोलता है, पर उसे ये नहीं पता होता कि लियो अब पुलिस का इन्फॉर्मर बन चुका है और पुलिस उसकी सारी बातें सुन रही होती है। अगले दिन जब यू लियो से मिलने आता है तब पुलिस की टीम उसे घेर लेती है, पर वो उन्हें देखते ही लियो के गले पे चाकू लगा देता है और उसे उनके ऊपर धक्का देके एक सबवे स्टेशन के अंदर भाग जाता है। पुलिस वाले उसके पीछे भागते हैं और ली जो दूर से इन पे नजर रख रहा होता है अपनी शॉटगन लेके यू की तरफ आने लगता है। यू पुलिस को चकमा देके सबवे से बाहर आ जाता है, पर ली तभी उसके सामने आके उसे शॉटगन से हिट करता है और उसे जमीन पे गिरा देता है। शॉटगन को अपने सर पे देख के यू रोने लगता है और ली से माफी मांगने लगता है, पर ली उसे गालियां देता है और कहता है कि तेरे जैसे जानवर को जीने का कोई राइट नहीं है। अब तक पुलिस की टीम भी इन्हें घेर लेती है और वो सभी ली पे अपनी गन्स पॉइंट करते हैं और उसे शॉटगन फेंकने के लिए बोलते हैं, वरना उन्हें उसे शूट करना पड़ेगा।
यू उसके पैर पकड़ के माफी मांगने लगता है और एजेंट जुन भी ली से कहता है कि प्लीज इसे शूट मत करियो, पर ली को अब किसी की कोई परवाह नहीं होती और वो शॉटगन से यू के चेहरे पे फायर करता है। ली के ऐसा करते ही वहां लोगों में भगदड़ मच जाती है और एक पुलिस ऑफिसर उसे गोली मार देता है और वो जमीन पे गिरता है और अपनी बेटी को याद करते हुए अपनी आखिरी सांसें लेता है। शॉटगन के छर्रों से यू की एक आंख और आधा फेस डैमेज हो जाता है और पुलिस फौरन उसे हॉस्पिटल भेजती है। इस इंसिडेंट के 6 महीनों बाद हम एजेंट जून और उसके एक ऑफिसर को ली और जिया की ग्रेव पे देखते हैं और जून कहता है कि एक जायू को पकड़ने से कभी क्राइम नहीं रुकेगा और जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे तब तक ऐसे और कई जायू क्राइम्स करते रहेंगे। इन दी एंड हम कोर्ट में जायू को देखते हैं जिसकी एक आंख, कान और फेस का कुछ हिस्सा परमानेंटली डैमेज हो चुका है और अब वो कभी पहले जैसा नहीं दिखेगा। एंड क्रेडिट्स में हम पढ़ते हैं कि 18 साल से कम होने की वजह से जायू को कोर्ट ने बेहद थोड़ी सजा सुनाई, पर बाद में उसकी सजा को बढ़ा के 15 साल कर दिया गया। लियो को भी वैंग और जायू के क्राइम में साथ देने के लिए सजा हुई, पर पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए उसकी सजा को माफ कर दिया गया और उसने अपना स्कूल वापस ज्वाइन कर लिया। इस सब के 10 साल के बाद साल 2019 में ऐसे क्राइम्स को बढ़ता देख के चाइना ने अपने जुवेनाइल लॉस को हमेशा के लिए चेंज कर दिया और पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद साल 2020 में सीरियस क्राइम्स के लिए बच्चों की एज को 18 से कम करके 12 साल कर दिया गया ताकि जायू और वैंग जैसे लड़के अपनी कम एज का बहाना बना के पुलिस और कोर्ट से बच ना सकें। एक और ऐसी ही मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।